सिटी में मुजाहिर वली आपको खुश आमदीद करता है। यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है कि फ़लस्तीन में मुजाहिदीन की जद्दोजहद में सफ़े अव्वल में रहने वाले रहनुमा इस्माइल आनी को जिस तरीके से शहीद तेहरान में किया है, उसने मुस्लिम दुनिया को नहीं, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन दोस्तों को, बल्कि सारी दुनिया को जो है हिलाकर दहलाकर रख दिया है। और ये वाक़या क्योंकि सानिया ईरान में हुआ है, इसलिए और ज़्यादा यानी इसके जो है संगीन पहलू सामने आ रहे हैं। ईरान ने बराह रास्त इसका ज़िम्मेदार इसराइल और अमेरिका को ठहराया है, और जिस तरह उनकी शहादत हुई है उसने, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि हमास की तहरीक को कोई धचका लगेगा, क्योंकि उनके पहले बेटे भी शहीद हुए। अब आज मैं उनकी बहू का बयान पढ़ रहा था कि जिन्होंने अपने ससुर के बारे में कहा कि उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। हमारे साथ तेहरान से सीनियर सहाफ़ी हस्साम महाजरी मौजूद हैं। हस्साम, यकीनन प्रेजेंट के लिए जो तकरीबन थी 60 मुल्क के अहम रहनुमाए हमास के सरबराह पहले भी आते रहे हैं, उनकी आमद थी। इस पर बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि जहां इनकी रिहाइश थी और दूसरों के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिस्क पहले भी थे, तो इसमें सॉरी टू से लफ्ज़ मेरे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए जो हमारे करते हैं, इंटेलिजेंस लैब्स या सिक्योरिटी लैब्स, किस तरीके से अगर इस्राएली एजेंट थे या यहूदी एजेंट थे या जिन्हें भी कह लें, उन्होंने इस तरह उन्हें टारगेट कर दिया तेहरान में। तेहरामी जी, हस्साम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है और आपके नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की जो शहादत हुई है, ये हम ईरान में बहुत लोग इससे परेशान हैं। और ईरानी सकाफ़त में एक ऐसी बात है कि अगर किसी का मेहमान को कुछ किया जाए तो वो कौम, वो कबीला, वो लोग इसको बआसानी इसको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपने अपनी बातों में फरमाया कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस और लैक ऑफ सिक्योरिटी, आपको पता है, आप मुझसे सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया भर में ऐसे इक़दाम हो चुके हैं। अमेरिका के कई सदर दहशतगर्दी के शिकार हो चुके हैं। आपके मुल्क में प्राइम मिनिस्टर और मुख्तलिफ आला हुक्काम टेररिस्ट एक्ट्स के शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक में ये चीज़ होती है। और ये मैं ये जो इनका क़याम था, इससे पहले भी वो आते रहे हैं। यकीनन किसी आमतौर पर जो हमारे सरबराह जाते हैं वहाँ 5 स्टार होटल्स में या बड़े होटलों में ठहरते हैं, या उम्मी तौर पर कोई गवर्नर हाउस होता है या सरकारी गेस्ट हाउस होता है, वहाँ क़याम होता है। लेकिन इनके लिए तो खैर वही गैर मामूली इंतजाम किए गए होंगे ना, जहाँ इस्माइल साहब को ठहराया गया था, और यहाँ मैंने कहा पहले भी ठहरे होंगे ये। जी बिल्कुल, इनके साथ साथ दूसरे ममालिक के शायद 70 से लेकर 80 ममालिक से वफूद आए थे, जिसमें पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी आना था। आखिरी लम्हात में उनकी बीमारी की वजह से जनाब इसहाक दाड़ साहब आए थे। तो यहाँ पे मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन शायद हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे नाकाबंदी नहीं होती है जो दूसरे ममालिक में होती है। ईरान में ना कोई छुट्टी के दिन थी, लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ थे, और जो जहाँ ये तकरीब हलफ बरदारी हुई वो ईरान के मरकज़ में वाक़ ईरानी बाज़ार के साथ था। लेकिन ये हो चुका है, और ये मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे जो एजेंसियां लगी हुई हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, मखूफ मोसाद, CIA और इंटेलिजेंस सर्विस जैसे जो बड़े बड़े अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। तो ये हुआ है। लेकिन अब जो असली बात ये है कि इसका जो इंतकामी कार्रवाई के मुंतज़र रहे, क्योंकि आज जो रहबर इंक़िलाब का बयान आया है कि ये जो हमारे मेहमान के साथ किया गया है इसको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये ठीक उसी यानी टर्निंग पॉइंट कहाँ से हुआ? एक तो ये सहयूनी हुकूमत जंग बंदी से इज्तनाब करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि इससे पहले कि
जंगबंदी हो जाए, इस जंग को मजीद तूलानी करते रहें। इसी वजह से इन्होंने ये इक़दाम लेकिन किया। एक और बात है कि ये तो है ना तेहरामी के सॉरी हसाम के इसकी जब उनका इंतकाल हुआ ईरानी सदर का हादसे में, उसके बाद से ये भी आ गया था इस तारीख को उनके लिए नए सदर के लिए इलेक्शन के बाद तकरीब होगी। तो एक बहुत वेल प्लान तरीके से किया गया होगा ना, इनका मनसूबाबंदी का तहत कहा गया होगा। और इसका मतलब ये है कि तेहरान में जो दुश्मन इसराइल है या आप जिन इदारों एजेंसियों का अमेरिकन का कह रहे हैं, उनका नेटवर्क बहरहाल मौजूद है कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट किया हसाम। तो ये अभी टारगेट हो चुके हैं, इसके सिक्योरिटी डिटेल्स आएंगे। ये इक़दामात हर मुल्क में होते हैं। अभी पिछले हफ्ते को, अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रंप पे कातिलाना हमला हुआ है, यानी जो अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं इस चीज़ में, तो इसमें 100% सिक्योरिटी कभी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। लेकिन मैं ये बताऊं कि इसके जो फंसे पर्दा मसाइल, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। क्यों ये अमेरिका के दौरे करने के बाद जब नेतन्याहू आया है ये इक़दाम हुआ है, और जब हमारे मुल्क से दोस्ती और भाईचारे के पैगामात जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के साथ, हम कह रहे हैं कि भाई हम आओ आके बैठ के अपने मुश्किलात के हल करें, वो ठीक ही इस वक्त पे आके ये इक़दामात कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो ईरानी सदर की हलफ बर्दारी पे जब ये कातिलाना हमला हुआ है, ये किसी खास गुरूह और किसी खास नजरिए से नहीं, बल्कि पूरे ईरानी कौम से इन्होंने ये कार्रवाई की है। और ईरानी कौम ने जिस सदर को वोट दिया है उसकी तकरीब हलफ बर्दारी में ये इक़दाम ये उनको बहुत ही महंगा पड़ेगा। और ईरानी सकाफत के लिहाज से जो अहमियत मेहमान की जो है उसका बदला जरूर देखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस्माइल हनिया ये पहली दफा नहीं थे कि ये आए थे, ये कई बार आ चुके हैं। शहीद अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारी मुलाकातें, लेकिन ये कोई अंडरग्राउंड मीटिंग नहीं थी। दुनिया जानती थी कि यहाँ पे हसाम माजरी, यकीनन जो आप फरमा रहे हैं कि ये जो उनकी शहादत ज़ाय नहीं जाएगी, और ईरान की जो रवायत है, जो कल्चर है, उसमें मेहमान को जिस तरह वो रखते हैं, मेज़बानी करते हैं, और फिर जो सानिया हुआ उसका यकीनन बदला जिस तरह लेंगे वो यकीनन ये दिनों हफ्तों के या दिनों की बात नहीं, एक बहुत बड़ी जंग का पेशखेमा साबित होगा हमास के सरबराह की इस तरह की शहादत का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको इल्म है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी कशीदा है, ख़ास तौर पर गवादर से तमाम कारोबारी और तिजारती रास्ते बंद हैं, इंटरनेट के ज़रिए नहीं हैं। हमने गुफ्तगू की है वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से, और ग़ालिबन गवादर के जो 28 जुलाई के बाद उनके साथ ये पहला इंटरव्यू है जो कोयटा में हमारे साथ हुआ है, जिसे आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। गवादर का में जारी धरने को आज चौथा दिन होने को आ रहा है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने असम्बली में ये कहा था कि एक तहरीरी मायदा हुआ था, उन्होंने जाने के हवाले से एक मुबहम सी बात कही थी, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है और संगीन बात यह है कि तकरीबन गवादर सारी दुनिया से कट चुका है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान मकरान जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि आपको इल्म है कि सिपेक दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब मौजूद हैं। बुगटी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और मुझे इल्म है कि इस वक्त आप किन सूरत हाल को फेस कर रहे हैं और किस तरह सूरत हाल को फेस कर रहे होंगे। आपने खुद जो अभी असम्बली में परसों ये कहा था कि मारंग बलोच से या बलोच जागृति कौंसिल से आपका एक तहरीरी मायदा हुआ था। अगर मायदा हुआ था तो मुझे नहीं इल्म कि उसमें ये ख़ास तौर पर था कि वो गवादर तक जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने हफ्तों से ऐलान कर रहे थे। फिर माजी में ये तंजीम और ये क़यादत जिस तरह बलूचिस्तान में अपना किरदार अदा करती रही है, मुजाहरे करती रही है, धरने देती रही है, वो भी आपके सामने था।
तो ज़रा इसकी आप वजाहत करें कि जो आपने वज़ीरिस्तान असम्बली में कहा कि हमारा तहरीरी मुआहदा हुआ था सरफराज बुगटी साहब। देखिए, हमने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी उनको। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था क्वेटा में, और जिस प्रोटेस्ट के तहत कुछ प्रोटेस्टर्स गिरफ़्तार हुए थे और उन्होंने फिर हमारे साथ नेगोशिएट किया, तो हमने उन प्रोटेस्टर्स को फ़ौरन छोड़ा। और ये तय हुआ कि आज के बाद जब बलोच यकजहती कमेटी, जो कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन एक तंजीम ज़रूर है, तो वो जब एहतजाज करेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, सिट-इन्स करेंगी, तो वो हमसे परमिशन लेंगी। और दिस इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या लॉज ऑफ पाकिस्तान अलाउज अस कि आप जहाँ कहीं पर भी एहतजाज करना चाहते हैं, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने का राइट जो है वो हमेशा से गवर्नमेंट के पास रहा है। तो उन्होंने हमसे डिप्टी कमिश्नर गवादर को लिखा था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर गवादर ने उनको कहा कि जी आप गवादर में ना करें, आप इसको तुर्बत में कर लें। तो उन्होंने तुर्बत मानने से इनकार किया। तो फिर हमने उनसे कहा कि जी ठीक है, आप मैरीन ड्राइव पे ना करें, इसको आप जीडा में, हमारे वहाँ एक स्टेडियम है, वहाँ पर कर लें। तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। तो इसी से उनके इंटेंशंस का अंदाज़ा होता है कि वो मैरीन ड्राइव पे क्यों जाना चाहती थी। लेकिन सरफराज बुगटी साहब, थोड़ा सा मगर मैं बहुत ज़्यादा तो इतनी डिटेल में उसके जो रास्ते हैं उन पर बहुत, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो है। कोयटा से बहरहाल पहले वो मसूम गए, मसूम से फिर वो तुर्बत जाते, तुर्बत से गवादर जाते, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन मसूम में रुकावटें की गई, वहाँ क्लैश हुआ और कहते हैं कुछ ज़ख्मी भी हुए, बल्कि उनका दावा है कि वहाँ हलाकतें भी हुई। तो ये जो अगर बिलफर्ज अगर मसूम से तुर्बत और तुर्बत से गवादर भी जाने देते, गवादर में 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार लोग जमा भी हो जाते, 2-4 दिन बैठ भी जाते, तो कोई बहुत फ़र्क तो नहीं पड़ता। इससे पहले हिदायतुल्लाह साहब भी हफ्तों करते रहे, मारंग भी पहले करती रहीं। जी सरफराज बुगटी। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे ज़्यादा बलूचिस्तान को कौन समझता है हजूर। ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपलिसिटी से आपने कह दी है। पहली बात, इंटेंशन चेक करें। पहली बात कि जुलाई में जहाँ शादी ब्याह नहीं होता इस टेम्परेचर में, जहाँ पर लोगों का सफ़र करना मुश्किल होता है, ऐसे में आपने जुलाई के लास्ट वीक को क्यों चुना? क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में एक इंटरनेशनल डेलीगेशन गवादर आ रहा था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरा कि मैं आपको अख्तियार दूं कि आपने किधर जलसा करना है। फिर अगर बलोच मुच्ची करनी थी, बलोच मुच्ची मीन्स कि आप बलोच गैदरिंग करना चाहते हैं, तो आप क्वेटा में सबसे ज़्यादा बलोच रहते हैं, वहाँ कर लेते। आप खुजदार बलोच का मिडल है, अगर बलोच टेरिटोरियल उसको आप देखें तो खुजदार हम सब का सेंटर है, तो खुजदार में कर लेते। और हमने क्या कहा उनको, हमने ये तो नहीं कहा कि आप जलसा उठा के ज़ियारत ले जाएं या पशीन ले जाएं, हमने उनको या जोब ले जाएं। हमने उनको कहा कि जी आप गवादर के बजाय, क्योंकि वहाँ हमारा इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है और इतनी बड़ी तादाद में जब लोग इकट्ठे होंगे तो हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैनेजमेंट का अख्तियार रियासत ने हमें दिया है, तो आप तुर्बत में कर लें। वो तुर्बत पे ना मानी तो हमने उनसे कहा कि जी आप इसको जीडा में ले जाएं जो गवादर के अंदर है, उसके लिए भी वो तैयार नहीं थी। तो इसका मतलब है कि उनके इंटेंशंस पहले से ठीक नहीं थे और ये हमारा राइट था। बिल्कुल हमने लोगों को रोका है, कोई क्लैश नहीं हुआ, कहीं हमने यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो ब्रूटली नहीं किया जिस तरह उन्होंने किया है। ये कहाँ से पुरअमन है? आप पूरा पाकिस्तान उनको कहीं ना कहीं से अपने आप को कहलवा रहे होते हैं कि जी हम पुरअमन थे, हम वहाँ जाते। ये एफसी वाले शबीर बलोच को, जो सिब्बी का रहने वाला था, उसको पत्थरों से मार मार के तशद्दुद से बेदर्दी के साथ शहीद किया। मुजाहिद साहब, यकीनन वो शहीद होने से पहले बलोची ही बोल रहा होगा, यकीनन वो बलोची ज़बान में ही उनको कह रहा होगा कि मैं आप ही का एक भाई हूँ, और ये इनको आप पुरअमन कहते हैं। लेफ्टिनेंट हमारे एक आर्मी के एफसी के, उनकी आंख ज़ाया हो गई। कितने हमारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, 16 के करीब एफसी के जवान ज़ख्मी हैं। तो इन्होंने वायलेंस, इनके पास बंदूक कहाँ से आई? अगर ये पुरअमन है तो बुनियादी बात पुरअमन शहरी की होती है, अपना मुंह क्यों छुपाते? ये जब अपना मुंह छुपाते हैं तो इसका मतलब है कि उनके इंटेंशंस डिफरेंट हैं। तो हम बिल्कुल इसको समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड किस्म का इंटेलिजेंस ड्रिवन
वॉर है और बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज़ हैं। उन फ्रैजिलिटीज़ को सामने रखते हुए 3 प्रॉन्ग में हमसे लड़ा जा रहा है। एक, वायलेंस के ज़रिए, जिन्होंने बंदूक उठाई और वो वायलेंस के ज़रिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, हमारे टीचर्स को मारते हैं, हमारे डॉक्टर्स को, लेबरर्स को, हमारे पंजाबी भाइयों को बसों से उतार के लाइन दे के मारते हैं। फिर बलोचों को खुद मुखबर के नाम पे रोज़ाना की बुनियाद पर कत्ल गारत जारी की हुई है। फिर एक्सटॉर्शन, आम बलोच से एक्सटॉर्शन लेते हैं। फिर उसके बाद लोगों को अगवा करते हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं भी 7 पंजाबी, किसी की दुकान है इजी पैसा की, किसी की कूलर की, किसी की कोई वेल्डिंग की, उनको उन्होंने पकड़ा हुआ है और वहाँ पर अगवा करके रखा हुआ है। उस पर क्यों नहीं हमारी मीडिया को ध्यान आता कि उस पर बात करें? हमारी ये असम्बलीज या कॉन्फ्रेंस जमातें उस पर इतनी जज्बाती क्यों नहीं हो जाती जो जज्बाती तकरीरें शुरू कर देते? तो तीसरा प्रॉन्ग सोशल मनूवर है। सोशल मीडिया, वायलेंस एंड सोशल मनूवर, ये 3 चीज़ें जिससे रियासत पे हमलावर हुआ जा रहा है। बज़ाहिर कहा जाता है कि मैं पुरअमन हूँ। ये ऐसा ही है कि आपके चैनल के बाहर मैं 100 बंदे लाके खड़ा कर दूँ, ना मुजाहिद बरेलवी को अंदर जाने दूँ, ना मैं आपके प्रोड्यूसर को अंदर जाने दूँ, ना आपके न्यूज़ डायरेक्टर को अंदर जाने दूँ और कहूँ जी मैं तो पुरअमन हूँ। ये कौन सा पुरअमन होता है? यूनाइटेड नेशंस में जब लोग जाते हैं वहाँ पर एजिटेशन के लिए या वहाँ पर जाके तकरारी करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो अमेरिकन पुलिस आके एक रेड लाइन लगा देती है कि इससे आगे आप नहीं आ सकते, इससे आगे आप बात नहीं कर सकते। तो महज़ब दुनिया में ऐसा ही होता है। और हम भी सिर्फ एक, जहाँ प्रोटेस्टर्स को, जहाँ जलसा करने वाले को राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वहीं वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये अख्तियार देता है कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ। मैं उस शहरी के साथ खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़े ऑर्डर्स हैं कि आप सड़क बंद नहीं कर सकते। हाई कोर्ट बलूचिस्तान के बड़े वाज़े ऑर्डर्स हैं कि आप सड़क बंद नहीं कर सकते। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन लेटर एंड स्पिरिट में ना कराऊं? क्या मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन लेटर एंड स्पिरिट में ना कराऊं? क्या मैं उस आम शहरी के साथ ना खड़ा हूं जिसके बच्चे ने स्कूल जाना है? क्या मैं उस बलूचिस्तानी के साथ ना खड़ा हूं जिसके बूढ़े वालिद ने एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल जाना है और इन जत्थों ने सड़कें बंद की हुई हैं? ये कौन सा तरीका है कि आप हुकूमत को जत्थे बनाकर प्रेशराइज करेंगे, अपनी मर्जी की जगह पर बैठेंगे, मेन आर्टरीज बंद करेंगे, जब आपका जी चाहेगा आप आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाएंगे, आप एफसी के जवानों पे फायरिंग करेंगे, आप स्टोन बैलेटिंग करेंगे और हुकूमत जहाँ बैठ के कहेगी कि जी ये क्योंकि किसी को कुछ कहना नहीं है। और फिर सबसे आखिर में मुजाहिद बरेलवी, आप कवर कर रहे हैं बलूचिस्तान फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स। कभी मुझे बताएं कि इस तरह हमारे बलोच माशरे में ख़वातीन को शील्ड बनाया गया है? ये कौन सा बलोच इजाज़त देता है कि ख़वातीन को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ करें? जब पुलिस के साथ मिल भिड़ो तो ख़वातीन को आगे कर दें, जब सड़क ब्लॉक करनी हो तो ख़वातीन को आगे कर दें। उन्होंने बलोच कल्चर का सत्यानाश निकाल दिया और हम बलोच कल्चर का लिहाज करते हुए आज तक हमने एक खातून गिरफ्तार नहीं की। लेकिन कब तक? क्या बलोच कल्चर इसकी इजाज़त देता है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पे हों? भाई जो भी मसला है आप आएँ, आप आके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैठ के हमारे साथ डायलॉग करें। आज भी ये जो कुछ हो रहा है हम उसके लिए डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, आपने जिसका खुद जिक्र किया कि इसकी ये जो उन्होंने 28 जुलाई का जिक्र तो वो एक तवील अरसे से कर रही थी कि वहाँ धरना देंगे। यहाँ कराची भी वो आई, उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या उनके जो यकजहती कौंसिल के अरकान ने, और फिर आपको भी इल्म में था और उनके भी इल्म में था कि ये एक बड़ा वफ्द आने वाला है और ग्वादर एयरपोर्ट का शायद इफ्तिताह भी होने वाला है। तो मैंने मकसद ये कि मैं कह रहा हूँ कि उनकी प्लानिंग अचानक तो नहीं हुई। और फिर ये जो रास्ते हैं ये कोई हमारे शहरों की तरह आधे 1 घंटे के तो नहीं होते। कोयटा से मस्तूम का रास्ता मेरे ख्याल में 4-5 घंटे का है, तो 5-6 घंटे का रास्ता तय किया। कहने मतलब ये कि पूरा ये वो तो एक मनसूबाबंदी कर रहे थे, या तो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है। ये मैं आपकी एक हद तक बात मानता हूँ कि आपने सख्ती नहीं की, ख़वातीन होते हुए उन पे उनके साथ वो हथियार इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और शायद फेडरल गवर्नमेंट इसमें आपका साथ नहीं दे रही। इसको फेलियर तो कहा जाएगा कि वहाँ तक जब पहुँच गए, और आपको पता है मॉब की एक साइकी होती है और वो भी 25-30 हज़ार अगर आप कह दें चार्ट, तो फिर ये वाक़या, ये सानिया, ये जो कुछ हो रहा है वो कोई बहुत गैर मतवक्को नहीं है मोहतरम सरफराज बुख्ती साहब।
बिल्कुल 100% ये बात दुरुस्त है और ये था का लफ्ज़ निकाल दें। इनाग्रेशन भी हम करेंगे अपने एयरपोर्ट का, हम अपना जो इंटरनेशनल डेलीगेशन है उसको रिसीव भी करेंगे और प्रोग्राम के मुताबिक वो सारी चीज़ें होंगी। ये हम किसी सूरत किसी जत्थे को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो रियासत के जो मेहमान हैं उनको रोकें, या ये जो डेवलपमेंट है अच्छी बुरी ज़्यादा कम थोड़ी बहुत जो पेस में चल रही है उसको सबोटाज करें। बिल्कुल इनकी इंटेंशंस यही थी और ये इंटेंशन इसी तरह थी कि वो इस सारे डेलीगेशन को, अगर आज आप देखें एक छोटे से शहर में टेल में जाके इन्होंने क्यों सोचा कि गवादर में कर रहे हैं, जो बलोचों का टेल है वहाँ पर बलोच आबादी कम है एज़ कम्पेयर टू क्वेटा, खुजदार, तुर्बत और बाकी जगहों पर। सो इंटेंशन वाज वेरी क्लियर और हमने जो प्रीएम्प्ट किया बिल्कुल ठीक किया। हमें पता था कि ये 20 से 30 हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा करेंगे और फिर सारी एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करेंगे। सो हम अब भी चाहते हैं कि अगर हम हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, हमारे लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हम बात सुनने को तैयार हैं, अपने शहरियों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम जत्थों को इजाज़त दे दें कि वो हुक्मरानी करें बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से हमारी गुफ्तगू जारी है। उनका कहना है कि प्रोग्राम के मुताबिक एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी होगा, वफ़द भी आएगा। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अगर मैं कह सकता हूँ कि इस गवादर के धरने के बाद GTV को उनका ये पहला इंटरव्यू है, किसी भी चैनल को पहला इंटरव्यू है। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ होंगे सरफराज बुगटी साहब। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद करता है। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी वज़ीर आला बलूचिस्तान मोहतरम सरफराज बुगटी साहब से। बुगटी साहब, आपकी जो आपने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ठीक है प्रोग्राम के मुताबिक वो बड़ा वफ़द जिसका आप कह रहे थे चाइना का वो भी आएगा, आपका कहना है कि जनाब एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह होगा, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, बल्कि आप तो हिस्सा रहे हैं कि गवादर की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो सिपेक के सबब है और सिपेक के हवाले से अब चाइना में भी बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर ये कि मैं तो ये समझता हूँ ये खाली प्रोविंशियल नहीं, नेशनल नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल इशू बना है कि ग़ालिबन अगर पिछले हफ्ते डोनाल्ड लू ने वहाँ बजट जो हो रहा था कांग्रेस का और जब पाकिस्तान की इमदाद का ऐलान किया उन्होंने $101 मिलियन का, तो उन्होंने इस हद तक चले गए कि उन्होंने ये कहा कि जनाब जब सवाल किया गया कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से अब चाइना पास्ट है, मुस्तकबिल अमरीका है, एक दफ्तर खारजा ने हमारा एक सरसरी सा जवाब में बयान दे दिया। ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और ना हमारे सेक्रेटरी खारजा ने, यानी जिस तरीके से डोनाल्ड लू ने हमारे इंटरनल मामलात में मदाखलत की थी उसका उतने फोर्स से जवाब नहीं दिया गया। ये मैंने जैसे कहा ना, ये कोई सूबाई मसला तो नहीं है, ये खाली वज़ीर आला बलूचिस्तान का मसला तो नहीं है गवादर या सिपेक, ये तो पूरे मुल्क का अहमियत हामिल है। कहते हैं जी ये तो ब्लड की हैसियत से रखता है हमारी इकॉनमी में। $30 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है ख़ासतौर पर एनर्जी में। बुगटी साहब देखिए, जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का सवाल है, अगर इस इशू को देखें तो दिस इज़ टोटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वी आर कैपेबल टू हैंडल दिस, सो वी डोंट नीड देयर सपोर्ट। वेन एवर वी रिक्वायर देयर सपोर्ट, डेफिनेटली दे आर रेडी टू सपोर्ट अस। सेकेंडली, जहाँ तक बात है कि ये अमेरिकन जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने जिक्र किया, ये फॉरेन ऑफिस का सब्जेक्ट है, वो इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सीपैक जो है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है, वो बहुत सारे ममालिक की नज़र में खटक रहा है। ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट शी का है, डेफिनेटली उसकी जो क्रिटिसिज्म है, वो लोग जो इससे खाइफ हैं, वो लोग जो इस चाइना की रैपिड ग्रोथ से इरिटेट हो रहे हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप देखें कि हमारे पास तो इंटेलिजेंस है कि मारंग बलोच साहिबा जो हैं वो किस किस फॉरेन लोगों से मिली है और कहाँ कहाँ मिली है। तो वी हैव ऑल द एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हैं, सॉलिड एविडेंसेस
केसेस भी हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने खुद आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ मैंने आपसे पहले कहा है, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर फंडेड बाय रॉ बलूचिस्तान के ऊपर ऑनस्लॉट है। लेकिन ये भी तो एक है ना कि इतना बड़ा मसला है कि आप जैसे खुद आप अहमियत बता रहे थे, बहरहाल ग्वादर का इंटरनेट से ताल्लुक़ बंद है, तमाम जो ज़मीनी रास्ते और उसके इर्द गिर्द में कारोबार बंद है। मैं देख रहा था कि कौमी असम्बली में इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही। हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इस पर बेखबर है, पिंडी आप पारा वाले। तो ये जो इंटरनेट बंद है, ये तमाम रास्ते बंद हैं, ताल्लुक़ बंद है, तो अफवाहें उड़ रही हैं। और आपको इल्म है कि अफवाहें जो है फिर वो अगर ज़ायरीन वहाँ पर बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, शायद कुछ उनकी आमद एक दो चार लोगों की शुरू हुई है, तो सॉरी टू से बाकायदगी से आपका जो मीडिया कोयटा का है या इस्लामाबाद का वो भी ब्रीफिंग नहीं दे रहा। तो इससे तो पूरे मुल्क में तशवीश फैल रही है ना। ये जो मैंने कहा कि इंटरनेट बनवाने लगे, टेलीफोन पर बात ना हो सके। बुख्ती साहब देखिए, जहाँ तक ज़ायरीन की बात है, हमारा मस्तूंग में सड़क बंद था, वो हमने कल क्लियर कर दिया। हमारे ज़ायरीन की ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ये सब झूठ प्रोपेगेंडा है कि लिए गिरफ्तारियाँ हुई, फिर ख़ुद कहते हैं जी गिरफ्तार हुए फिर छोड़ दे। जब हमने गिरफ्तार किया फिर हम छोड़ेंगे क्यों? सैकड़ों FIR हैं उनके ऊपर, फिर तो अदालत छोड़ेगी ना, फिर हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब नॉनसेंस है। और मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ये कम्युनिकेशन क्यों बंद करनी पड़ रही है, इसलिए बंद करनी पड़ रही है मुजाहिद बरेलवी साहब कि आप देखिए, मैं 3 वो प्रॉन्ग है जिस पे वो हमसे लड़ रहे हैं। एक उसमें से सोशल मीडिया है जो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तौर पे, एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। हम इंशाल्लाह ताला कम्युनिकेशन भी बहुत जल्द रिस्टोर करेंगे। गवादर के अंदर हमने हुक्म दे दिया है कि जो गुड्स हैं शेख खुर्दनोश के, उनका आना जाना शुरू हो गया है, सो एंड सो ऑन। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी RCD हाईवे सारी खुल गई है। हमारा जो डिवीजन है, रक्षान डिवीज़न इज़ ऑल राइट, सिबी डिवीज़न बिल्कुल ठीक ठाक है, जोब डिवीज़न सारा खुला हुआ है, लोरलाई डिवीज़न सारा खुला हुआ है। तो सिर्फ प्रॉब्लम इस वक्त हमें गवादर में है और कल तक मस्तूंग में थी। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आज भी हमारे कोई वो हो रही है, बातचीत भी हो रही है। तो प्रॉब्ली अगर आज तक सॉल्व नहीं हुई तो हम उस सेटन को भी ख़त्म करेंगे। तो बुख्ती साहब, आपने पहले भी उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी है, तो ये मुज़ाकरात की दावत अभी भी बरकरार है? और मुज़ाकरात में ग़ालिबन जो सबसे बड़ी रुकावट होगा या है, क्योंकि जो जरकियाती कौंसिल कह लें या उनका कुछ और भी कह लें या उनकी लीडरशिप है, वो बुनियादी मसला लापता अफराद का बताती है, गुमशुदा अफराद का बताती है। और ये लापता अफराद का, गुमशुदा अफराद का आज से तो मसला नहीं है, तो मुशर्रफ दौर से है, पीर पार्टी के दौर में भी रहा। खुद ये डॉक्टर मारंग जो कहती हैं, उनके वालिद भी, उनकी जो हलाकत हुई वो ग़ालिबन 2009 में हुई या 2011 में हुई। तो ये जो इसका जो लापता अफराद का मसला है, इस पर आप कैसे डिस्कस करेंगे? और फिर ये कोई कोयटा गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला तो नहीं है, इसका ताल्लुक़ तो पिंडी से है, इस्लामाबाद की गवर्नमेंट से है। तो मुज़ाकरात में उनका तो बुनियादी मुतालबा तो यही है कि उनके लापता या गुमशुदा रिश्तेदारों को या उनके कारकुनों को या उन्हें रिहा किया, उन्हें बाजियाब किया जाए। वो तो आपके पास नहीं है, फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे मोहतरम सरफराज बुख्ती साहब? ये कैसे, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ये कैसे इस्टेब्लिश हो गया कि रावलपिंडी ने ये लोग उठाए? ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और सेल्फ डिसअपीयरेंस जो है, इसके दरमियान फ़र्क कौन करेगा? इसके लिए कोई मेथड है, वही तो मेथड पे, इसी पे तो हमारा, इसी सब्जेक्ट पे तो हम कहते हैं कि ये डाइसी सब्जेक्ट है। इसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, सेल्फ डिसअपीयरेंसेस हैं। फिर कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी, कौन इस्टेब्लिश करेगा कि ये फलाने ने इन्फोर्स डिसअपीयर किए हैं? तो ये एक डाइसी सब्जेक्ट है। उस पर एक पाकिस्तान की हुकूमत एक कमीशन ऑलरेडी बना चुकी है। उस कमीशन ने 80% से ज़्यादा उस मसले को एड्रेस कर लिया है। तो दिस इज एन इशू, बट इस इशू को डाइसी इशू है, सेंसिटिव इशू है। बातचीत के जरिए तो के अलावा इसका कोई हल नहीं है। लेकिन इसको अगर प्रोपेगेंडा टूल बनाकर रियासत के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। कि मैं समझता हूं कि सेल्फ डिसअपीयरेंस, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कोई मेथडोलॉजी है, इस्टेब्लिश कर लेना कि मुजाहिद बरेलवी ने किए हैं, सरफराज बुख्ती ने किए हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने किए हैं, ये
ये अभी होना बाकी है। तो इसके लिए भी कोई मेथड होगा, ऐसे खामखा बैठे बैठे नहीं होगा कि कोई कहेगा 5,000 है, कोई कहेगा 10,000 है। फिर ये सिर्फ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये रीजनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू है। दुनिया भर में लोग जो हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंस या सेल्फ डिसअपीयरेंस के शिकार हैं। तो मैं समझता हूँ कि बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हम बिल्कुल बात करेंगे। शुक्रिया सरफराज बुर्की साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान। आप मुझे इल्म है कि आप इस वक्त ग्वादर और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान जैसे हसास सूबे में बड़े हसास मसाइल से निमट रहे हैं, उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।